हाँ, गुड आफ्टरनून बच्चों। हाँ स्पर्श, और बताओ, और क्या पता है आपको वो कोविड वाला जो यूके वाला है स्ट्रेन? एक तो ये कि फ्लाइट सस्पेंड हो गई, और कह रहे हैं कि वो बहुत जल्दी स्प्रेड करता है। बट साथ में ये कह रहे हैं कि प्रोबेबली इट्स नॉट दैट डेंजरस। ये जो नया कोविड का जो चल रहा है यूके का, यूके में दोबारा लॉकडाउन टाइप कर दिया ना। बच्चों टेस्ट कैसा हुआ? एडवांस वाला टेस्ट कैसा हुआ बच्चों? अपने परसेंटेजेस बताओ एक बार, क्या क्या बन रहा है? ओवरऑल यस। ओके, मैकेनिक्स कैसी थी? काफी पार्ट थर्मो का था। यस। और मेरे ख्याल से स्कोरिंग पार्ट भी थर्मो ही थी। मैकेनिक्स तो टफ थी। चलो, मार्क्स तो बहुत अच्छे लिए आप सब यार, जसनूर, राम। भव्य, लक्षिका आपका कैसा हुआ? भव्य, आप पिछली क्लास में नहीं थे मेरे ख्याल, ऐसा क्यों? गोपाल, मैं चेक करूंगा ये जो आप पूछ रहे हो। ओके गुड भव्य। आपके न्यू पैटर्न वाले फुल सिलेबस टेस्ट होंगे। लक्षिका आपका कैसा हुआ?
कितने मार्क्स, कितने परसेंट बन रहे हैं? एब्सेंट है, अच्छा। नहीं गोपाल, ऑब्वियसली। चलो बच्चों, इसमें बताओ डाउट्स। हाँ, मेंस में करेक्शन मुझे मैसेज कर दो। एडवांस में थी कोई करेक्शन? अच्छा, चलो बताना मुझे। ये बताओ भाई, इसमें हाँ राम पूछो, थ्योरी वाला डाउट्स पूछो भाई। सर एक क्वेश्चन। सर वो एक क्वेश्चन था कि आपने क्लास में करवाया था, एक एक वो है अपना रॉड एल लेंथ की, हम्म मास है। हम्म सर उसको एक तो हमने मासलेस रॉड से रिजिड सपोर्ट से अटैच किया हुआ है नीचे, और ऊपर हिंज है। हम्म और सर दूसरी साइड स्ट्रिंग है। वैसा कुछ? यस सर ये मासलेस रॉड सर, यहाँ पे रिजिड सपोर्ट है, ये वाला पॉइंट नीचे रिजिड है। ये वाला रिजिड है। यस सर, अब सर टेंशन बतानी है व्हेन स्ट्रिंग इज कट। सर ये एक बार कर। मतलब आप ये कह रहे हो कि ये ऐसे एक रॉड आई, मासलेस है ये, यस सर। और ये एक इसके साथ नीचे रॉड लगी हुई है। स्ट्रिंग को तो हमने कट कर दिया, यस सर। और ये नीचे वाला जो पॉइंट है वो रिजिडली अटैच्ड है, और ऊपर से हमने ऊपर हिंज है। हाँ, यस सर। और हमें क्या क्या दिया हुआ है, मास लेंथ क्या दिया हुआ है किसका? सर इसका मास एम लेंथ है, और ये नीचे वाली रॉड एल का, डैश। यस सर। और ये एल डैश इसका है। एल डैश। यस सर। बस हम्म टेंशन निकाल। टेंशन इन द रॉड। व्हेन स्ट्रिंग इज कट। और ये इस तरह से होएगा, है ना? यस सर। तो इसमें क्या है कि देखो, क्योंकि नीचे से वो रिजिडली अटैच्ड ही है, तो बेसिकली एक पूरा एल शेप्ड फ्रेम बन गया जो कि टॉप मोस्ट पॉइंट से हिंज्ड है। और तो हम हिंज के अबाउट ही सीधा इक्वेशंस लिख सकते हैं। इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आएगा ये बताओ, ये जो एल शेप्ड अरेंजमेंट है, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा? यहीं पे आएगा, है ना? उसमें तो कोई चेंज नहीं आया। तो अब सबसे पहले तो हमारे पास बन गया एम जी L/2 इज इक्वल टू
इसको मैं डिस्टेंस को d बोल रहा हूँ, जो कि हम निकाल सकते हैं। ml square by 12 plus d square into अल्फा, एक ही आ गया आपके पास। और यहाँ से आपके पास अल्फा आ गया, तो आप सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन निकाल सकते हो, अल्फा इंटू डी, जो कि इसके परपेंडिकुलर होएगी। ठीक है, एक बार लीनियर एक्सेलरेशन आ गई तो उसको आप कंपोनेंट्स में ब्रेक कर दो, एक्स वाई। तो अब आप अपनी रॉड का एफबीडी बना लो, एम जी टी वाई टी एक्स, और ये जो अल्फा डी है इसके कंपोनेंट्स लेके, एक इधर को आएगा एक नीचे को आएगा। इससे आप मतलब ऑब्वियसली इससे पता चल रहा है कि टी एक्स नेगेटिव आएगा, इससे इन दोनों की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है। सर इसके अंदर जो फर्स्ट इक्वेशन लगाई है आपने, वो सबसे टॉप वाले जो एल डैश के भी ऊपर जो हिंज बना हुआ वहां पे हिंज के अबाउट, हाँ आई अल्फा, टॉर्क इक्वल टू हाँ आई अल्फा वहां पे लगाया। हाँ हाँ हाँ। सर और जब हमने क्लास में ये किया था तब हमने ये नहीं मतलब कंक्लूजन निकाली थी भी, मतलब टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा मतलब सिर्फ अगर बॉडी पे लाई कर रहा है पॉइंट यस तो यस लगानी यस होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। तो मैं वो तो एग्जैक्टली वही सोच रहा था अभी कि ये गड़बड़ हुई है इसमें, कि ये लगा नहीं सकते थे बच्चों, क्योंकि बेसिकली जो आपका हिंज पॉइंट है वो बॉडी के बाहर लाई कर रहा है। टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा जो है, दैट कैन बी अप्लाइड ओनली ऑन अ पॉइंट ऑन द बॉडी। तो मतलब सर हाँ जी, सर बॉडी के ऊपर मतलब कहीं भी तो अप्लाई हो सकता है, कहीं भी। बॉडी के ऊपर कहीं पे भी, हाँ। तो मतलब सर अगर मैं जो मासलेस रॉड और जो हिंज रॉड है, रिजिड रॉड, मैंने सर वहां पे लगाया था, सर वहां से आंसर नहीं आता। मतलब अगर सेंटर मास से लगाऊं तो इस पॉइंट के अबाउट सेंटर मास के ऊपर, यस। नहीं, इसके अबाउट तो ये चक्कर है ना, मतलब इसके अबाउट तो आप टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा इसलिए नहीं लगा सकते कि ये इनर्शियल ही नहीं है ये पॉइंट। मतलब टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा की क्या कंडीशन है, बॉडी के ऊपर तो होना जरूरी है, यस बट सर। फर्दर भी तो कंडीशन है ना कि वो पॉइंट क्या होना चाहिए, इनर्शियल होना चाहिए। सर उसका मतलब क्या होता है इनर्शियल का? जीरो एक्सेलरेशन। इस केस में तो ये पॉइंट खुद मूव कर रहा है ना, जो आप जंक्शन पॉइंट कह रहे हो, यस सर, रिमूव कर रहे हैं। इसलिए उसके अबाउट नहीं लगा सकते थे आप। सर ये प्रूफ में आता है कि मतलब जो पॉइंट हम लगा रहे हैं वो उसकी हाँ हाँ, एक्सेलरेशन जीरो यस, याद करो मैंने आपको करवाया नहीं था जब कि टॉर्क अबाउट पी इज इक्वल टू आई अबाउट पी इंटू अल्फा, इसमें पी की क्या कंडीशन थी कि या तो सी एम होना चाहिए या हिंज पॉइंट। या हिंज पॉइंट। तो हिंज जब पॉइंट का हम मतलब यही था ना कि भाई उसकी जीरो एक्सेलरेशन। सर कपल में तो हम मतलब कहीं भी लगा सकते हैं ना, क्या? टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। नहीं, कपल में हम ये कहते हैं कि टॉर्क किसी भी पॉइंट के अबाउट सेम आएगी, हम ये नहीं कहते कि टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा किसी भी पॉइंट के अबाउट लगा सकते हैं, ये दो सेपरेट बातें। ओके सर। हाँ जी बच्चों, तो ये गलत हो गया, ये नहीं लगा सकते थे। आपको क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल बेसिक से, आ, ये जो ऊपर वाला एफ बी डी बना है, इस एफ बी डी में ही सी एम के अबाउट आपको टॉर्क की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। ठीक है, उससे अल्फा आएगा। हाँ, ये कहने में कोई गलती नहीं है कि सीएम की एक्सेलरेशन अल्फा इंटू डी आएगी, ये पार्ट बिल्कुल सही है, सिर्फ राइट साइड वाली इक्वेशन गड़बड़ है, वो नहीं लिख सकते थे। ठीक है, समझ आ गया बच्चों?
सर हम्म सर वो कपल में वो सेपरेट बातें क्यों है? कपल में कपल में तो हम ये कहते हैं कि टॉर्क किसी भी पॉइंट के अबाउट सेम है। हम ये थोड़ी कहते हैं कि टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा किसी भी पॉइंट के अबाउट लगा लो। किसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क लगा निकालना और किसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा लिखना, ये तो दो सेपरेट बात है ना। सर अगर जैसे टॉर्क तो सेम ही है हर पॉइंट कह रहा हूँ हम्म सर, तो मतलब दिक्कत क्यों आएगी उसमें? मतलब बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल लो। लेट्स से ऐसे है एक कोई केस। अब इस केस में कपल बन रहा है, ठीक है। तो टॉर्क तो आप किसी भी पॉइंट के अबाउट निकालो, टॉर्क एफ एल बाई 2 है, उसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। बट ये टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा जब आप लिखते हो, आई पी अबाउट अल्फा, तो भैया पी पॉइंट कौन सा ले सकते हो? तो ऐसा नहीं है कि आप पी पॉइंट कोई भी ले सकते हो। ऑब्वियसली अगर आप पी पॉइंट कोई भी लोगे तो सबके अबाउट आई अलग आएगा, तो फिर अल्फा अलग आएगा। तो पी पॉइंट आप कौन सा ले सकते थे इस केस में? ओनली सीएम। तो इसका जो भी आई आएगा उसके करस्पॉन्डिंग जो अल्फा आएगा, दैट विल बी द करेक्ट अल्फा। ठीक है राम, क्लियर हो गया? यस सर। सर हम्म सर वैसे होता तो सीएम भी नॉन इनर्शियल ही है। सीएम चाहे इनर्शियल और नॉन इनर्शियल हो, फर्क नहीं पड़ता, मतलब उसके अबाउट आंसर ठीक आएगा। ऐसा क्यों होता है? क्या? इससे कि सीएम के अराउंड मतलब आंसर सेम आएगा चाहे इनर्शियल है नहीं है। मतलब वो जो पूरी डेरिवेशन है टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा वाली, उसमें मतलब ऐसे ही कुछ वो बनती है टर्म्स, मतलब जिसके कारण सीएम के अबाउट तो हमेशा वो ठीक आ ही जाता है। ओके सर। हाँ राम, और कोई डाउट था आपका एक क्वेरी डाउट में? था सर। सर हाँ। जैसे कि मतलब एक बॉडी है, वो मतलब ट्रांसलेट भी कर रही है और रोटेट भी कर रही है, हम्म और सर वो रोटेट अपनी सेंटर ऑफ मास के एक्सिस के अलावा कोई भी रैंडम एक्सिस पे कर रही है। ठीक है। तो हम किसी भी रैंडम पॉइंट पे जो बॉडी के बाहर ले करता है, वहां पे सर हम्म एंगुलर मोमेंटम कैसे लिखेंगे? एंगुलर मोमेंटम तो जो सीधा हमारा रिजल्ट है, एम आर सी एम क्रॉस वी सी एम प्लस आई सी एम ओमेगा। सर वहां पे तो मतलब ओमेगा तो वो नहीं है एंगुलर वेलोसिटी जो जब एक्सिस रोटेशन आई सी है। नहीं नहीं, सी ओमेगा बॉडी का एक ही होता है। सर ओमेगा तो मतलब एक्सिस ओमे रोटेशन डिपेंड नहीं करेगा कि ना ना, मतलब सी ओमेगा मतलब बॉडी के अलग अलग पॉइंट्स पे कोई ओमेगा अलग नहीं होता, सबके लिए ओमेगा सेम होता है। यस सर। तो बस वो जो भी ओमेगा है, आपको उसको बट उसको मल्टीप्लाई आपने आईसीएम की कैसे ही करना है, चाहे बॉडी खुद किसी भी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही हो। सर ये कैसे, मतलब बॉडी तो मतलब दूसरी एक्सिस से रोटेट कर रही है और हम हाँ दूसरे हाँ से हाँ मल्टीप्लाई कर। हाँ, अगेन मतलब ये वो डेरिवेशन का ही ऐसा है, मतलब कि इट इज एम आर सी एम क्रॉस वी सी एम प्लस आई सी एम ओमेगा। मतलब ऐसे कह लो, जैसे अगर हम ये केस लें कि ये रॉड है, ये ऊपर वाले पॉइंट के अबाउट हिंज्ड है, ये ऐसे जा रही है, यस सर। तो तो मतलब ये हिंज तो पी के अबाउट है। यस सर। बट अगर मतलब एंगुलर मोमेंटम तो स्टिल एम आर क्रॉस वी सी एम प्लस आई सी एम ओमेगा ही रहेगा। सर ओमेगा मतलब
किसी भी एक्सिस के अबाउट हो। ओमेगा तो एक ही होता है, ओमेगा तो मल्टीपल होता ही नहीं कभी। ओके सर, जो मतलब काइनेटिक एनर्जी का भी होता है, हाँ उसमें भी मतलब ओमेगा बिल्कुल, कोई मर्जी का हो। हाँ। ओके सर। हाँ जी, इसमें क्या कह रहे थे, 13th का आंसर नहीं आ रहा। तो बच्चों ये बन गया हमारा आर वेक्टर। VCM is into the plane। आर का मॉड जो है वो 1 हो गया। What is the angle between RCM and VCM? $90। तो बन गया MRCM क्रॉस VCM, क्रॉस के कारण तो एंगल 90 आया। तो क्या बन गया, 2 इंटू 1 इंटू V कितना है, ओमेगा R इंटू 12 इंटू 0.6। 14.4 ही बना। किसी का आ रहा था, कैसे किसी और के तरीके से किया था क्या शोभित? सर आर वेक्टर परपेंडिकुलर तो नहीं वेलोसिटी के? परपेंडिकुलर है ना, वेलोसिटी इनटू द प्लेन है। यस सर। आर वेक्टर इस प्लेन में। नहीं मतलब दूसरा एंगल भी होएगा उसका, जैसे अगर हम एक 0.8 वाला जो है वेक्टर उसके पैरेलल हम वी वेक्टर से मारे तो आर वेक्टर और उस वेक्टर का भी एंगल होगा कुछ। नहीं, जैसे मान लो मैंने जिस इंस्टेंट पे दिखाया है, हाँ जी। इस इंस्टेंट पे आपका V वेक्टर जो है वो इनटू द प्लेन है। यस सर। R वेक्टर इधर है जैसे मैंने दिखाया ही है। तो R क्रॉस V तो मतलब R और V में तो एंगल 90 नहीं हो गया। नहीं 90 तो नहीं लग रहा। अरे नहीं R वेक्टर इस प्लेन में, ब्लू वेक्टर इनटू द प्लेन है। सर मतलब जैसे अगर जैसे 0.8 वाला है जो सीधी लाइन है, हम्म, अब अगर हम उसको राइट में ले आए ऐसे तो आर वेक्टर जो जो आर वेक्टर और वी वेक्टर को जोड़ रहा है जो पॉइंट वहां पे ले आए 0.8 वाले वेक्टर को, तो 0.8 और आर वेक्टर के बीच में भी एंगल है और हम हाँ 0.8 को वी yes, वेक्टर के परपेंडिकुलर कह सकते हैं। ये तो है क्योंकि 0.8 और R वेक्टर तो सेम प्लेन में है। हाँ जी, तो 0.8 और आर वेक्टर में एंगल है हाँ और 0.8 जो है वो आर वेक्टर के नहीं वी वेक्टर के पक्का ही परपेंडिकुलर है। हाँ तो जो आर वेक्टर है और वी वेक्टर उसमें तो एंगल हो जाएगा कुछ।
नहीं, ये तो आपने पूरी 3D 2D को मिक्स कर दिया। जो R और 0.8 में एंगल है वो XY प्लेन में है। जो जो दूसरा एंगल जो आप कह रहे हो 90 वाला 0.8 और V में, वो YZ प्लेन में है। उनको आप आपस में कैसे रिलेट करोगे? ऐसे सोचो, चलो R को आप कुछ I कैप J कैप में लिखोगे ना, और V वेक्टर को कैसे लिखोगे? तो एंगल 90 नहीं हो गया? सर एक बारी आर वेक्टर और वी वेक्टर के वो एक्सप्रेशन लिख के देख लो। हाँ लिख लो, वही तो कह रहा हूँ। R वेक्टर आपका I कैप J कैप में होगा, V वेक्टर जो है वो K कैप में होगा। ओके, देख लूंगा। आगे बचाओ। 6th कह रहा था कोई? सिक्स में क्या आंसर नहीं आ रहा? 6th को तो बस यही करना है, mu cos थीटा इंटू मैक्सिमम हाइट, है ना? सेवेंथ क्वेश्चन देखो। नीचे की एक्सेलरेशन a है, व्हाट इज द फ्रिक्शन एट पॉइंट p? तो बच्चों देखो, इसका जो सबसे इजीएस्ट मेथड है, आप क्या करो, ये जो नीचे वाला रग है उसके फ्रेम में चले जाओ। उसके फ्रेम में जो सिलेंडर है उस पे स्यूडो फोर्स लगेगी इधर को m में, और सिलेंडर स्लिप तो कर नहीं रहा, तो इसको लगेगा कि हाँ जी उसके ऊपर तो वो प्योर रोलिंग कर रहा है। तो क्या इक्वेशंस बनी? फ्रिक्शन की कुछ डायरेक्शन मान लो, तो ये क्या बन गया, m में माइनस f इज इक्वल टू m ACM, m में इंटू r इज इक्वल टू IP अल्फा एंड AC इज इक्वल टू अल्फा r। आंसर निकलेगा। ठीक है, समझ गया? रिलेटिव तो जहां भी दो बॉडीज होती हैं हमेशा ही रिलेटिव हमारे माइंड में आना चाहिए। 12th का आंसर ठीक है बच्चों? फोर्टीन्थ क्वेश्चन, एंगुलर मोमेंटम। इसमें एक तो सेकंड ठीक है, सी कैसे आएगा सर? r/√2 प्लस से होना चाहिए ना, तब आएगा सी। सर फॉल्स नहीं पूछा? फॉल्स, हाँ तो सी फॉल्स हुआ ना, बी थोड़ी फॉल्स हुआ। आगे 314 मल्टीपल है।
मल्टीपल कैसे हो सकता है? हाँ मतलब चलो देख लो, और जो है हाँ 1 भी फॉल्स है। मतलब 2 तो मेरे ख्याल उल्टा बोल दिया मैंने, मतलब 3 फॉल्स है एक तो, और 1 भी फॉल्स है। 17th क्वेश्चन, concrete mixture, drum rotates too fast. तो बच्चों इसमें तो मतलब बेसिकली मतलब जो भी कहानी है वो ये है कि बेसिकली वी डोंट वांट कि जो मिक्सचर है वो स्टिक करे उसके साथ। और उसका एक्सेल हम कह रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल। ओके, अगर एक्सेल हॉरिजॉन्टल है तो दिस मीन्स कि मतलब ऐसे एक ड्रम है जो रोटेट कर रहा है, राइट? सर हम्म सर जो ये क्वेश्चन है इसका मीनिंग ये है कि मतलब जो इसके पार्टिकल्स कंक्रीट के वो मतलब भी हाइट नहीं चढ़ रहे। हम्म, नहीं चढ़ना तो पड़ेगा, अगर तो चढ़ेंगे ही नहीं फिर तो कुछ होगा ही नहीं, फिर तो मिक्सिंग ही नहीं होएगी। मतलब सर फिर बेसिकली इन्होंने तो लॉजिक सा बनाना पड़ेगा, मतलब सर हम्म, फिर इन्होंने इस क्वेश्चन में ये भी तो नहीं बता रखा कि मतलब वो कहाँ पे जाके वो कांटेक्ट लूज कर रहे हैं उससे, उसको वो तो प्रॉपर फिर मिक्सिंग किसको कहेंगे। तो वही देखते हैं जैसे कि मैक्सिमम के हिसाब से क्या बेस्ट पॉसिबल आंसर बन सकता है। हम्म, तो मुझे ऑब्वियसली लैंग्वेज क्लियर नहीं है, बट लेट्स ट्राई टू गेट टू द बेस्ट आंसर। हाउ अबाउट कि हम टॉप मोस्ट पॉइंट पे 0 कर दें, नॉर्मल रिएक्शन।
बट प्रॉब्लम इज कि इवन इफ वी डू दैट, मतलब वो तो 0 करके रूट जी आर निकाल लेंगे हम। वही लिमिटिंग केस करके कि हम कहें कि सी वी विल वांट कि हाईएस्ट पॉइंट पे कांटेक्ट छूट जाए, राइट? क्योंकि क्वेश्चन में यही कहा है ना कि अदरवाइज वो स्टक रह जाते हैं। कब स्टक नहीं रहेंगे? अगर हाईएस्ट पॉइंट पे छूट जाए कांटेक्ट। तो मतलब हाईएस्ट पॉइंट पे जो वी होगा, जो कि ओमेगा आर हो जाएगा, दैट शुड बी इक्वल टू रूट जी आर। तो आपको ओमेगा आरपीएम में पूछा है, तो यहाँ से जो ओमेगा आएगा वो क्या बन गया? टेन इंटू 1.25 अपॉन 1.25, ये रेडियन पर सेकंड में आएगा। ये कुछ एग्जैक्ट बन रहा है बच्चों? ऊपर 12.5 बन गया ना? इसमें से बच्चों कुछ कॉमन निकल सकता है क्या ऊपर से? चलो वो तो जैसे भी कर लो। एंड हाउ विल यू कन्वर्ट इट टू आरपीएम? तो 60/2 का है। 27 के आसपास लग रहा है ना? नीचे ये 2.5 बन गया। 2.5 इंटू 3 7 से कुछ बड़ा आएगा। अच्छा, बात समझ आई? अगेन मतलब सी, जैसा भी है बेस्ट पॉसिबल इन्फो के हिसाब से कर लो। आगे ट्वेंटी फोर। इसमें अगर हम ये टी लें तो एंगल 45 ही है, तो वर्टिकल कंपोनेंट हो गया एम जी के इक्वल, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया एम वी स्क्वायर बाय आर
तो ये बन गया आपका mg इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r, तो v बन गया रूट जी आर, एंड ये लेंथ 1 है, तो ये रेडियस क्या हो गया 1/√2, तो रूट ऑफ 10/√2 इज इट। रेडियस तो गिवन ही है खैर, तो 2 आ गया है ना, बट ये गड़बड़ है ना क्वेश्चन में ज्यादा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे दी उन्होंने। और अगर थीटा 45 है तो ऑब्वियसली रेडियस कैन नॉट बी 0.4। हाँ बच्चों समझ गए ना। मतलब क्या होगा, मैं थीटा को 45 लूंगा तो मेरा अलग आंसर आएगा, और अगर मैं रेडियस लेके करूंगा तो मेरा अलग आंसर आएगा, तो ये बोनस हुआ होगा पक्का। हाँ बच्चों, यही किया या अगला भी किया। इसमें बच्चों आपको वो लिखना पड़ेगा, ऐसे सिलेंडर है, ये एक्सेस है, इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, फिर उसको वो कैलकुलस से मिनिमाइज करना पड़ेगा 19। सर सर इसके अंदर ना हमें ये भी क्यों होना चाहिए कि मास कांस्टेंट है, और मतलब मटेरियल भी सेम, मतलब जैसे मटेरियल सेम डेंसिटी भी कांस्टेंट है, मतलब वो मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट रखनी है, ऐसा कुछ गिवन होना चाहिए। उससे आता है मतलब आर स्क्वायर एल को मतलब कुछ, मतलब मास कांस्टेंट हो। हाँ मतलब डेंसिटी वैसे मतलब सीधा ऐसे होना चाहिए वॉल्यूम कांस्टेंट। ठीक है, बट वही है, वो कर दो है ना, छोड़ो मत। Twentieth question. When 5 mg weight is placed on the left pan, the beam becomes horizontal. Both the empty pans of the balance, देखो ये जो फर्स्ट लाइन है उससे क्या पता चल रहा है कि आपको टॉर्क इक्वेट करनी है। तो अब आपको कहा है कि 5 mg वेट रखा है लेफ्ट एंड पे, तो जो बीम है वो हॉरिजॉन्टल रह रही है। तो अब मतलब आपको क्या करना है कि अगर दोनों तरफ
वेट सेम है रखा है हमने, तो भी ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर लेफ्ट साइड पे हमने 5 का रखा तो पैन हॉरिजॉन्टल हो रहा है? मतलब अब टॉर्क कैसे इक्वेट हो सकती है? मतलब एम्प्टी पैंस का इक्वल मास था, अब बाद में मतलब ऐसा हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड का टोटल वेट ज्यादा हो गया कंपेयर टू राइट हैंड साइड, स्टिल पैन हॉरिजॉन्टल है। ये कैसे पॉसिबल होगा कि अगर लेफ्ट आर्म शॉर्टर होएगी, है ना, ताकि उसकी टॉर्क स्टिल सेम आ जाए? ठीक है, क्लियर हो गया क्वेश्चन? ट्वेंटी फर्स्ट क्वेश्चन अच्छा है। ये करो ध्यान से बच्चों, मतलब इसमें ना कोई वो नहीं है, सिर्फ मतलब लॉजिक से करना है ये, कोई मतलब कोई थ्योरम्स वगैरह नहीं लगनी, सिर्फ विजुअलाइजेशन टाइप क्वेश्चन है। करो ट्राई, नहीं तो अगली क्लास में पूछना। एसएचएम बच्चों अगर किसी ने नहीं किया है, मतलब मतलब आप फिर अब यू कैन लीव, आप ट्राई कर लेना, है ना, मेरे से अलग से पूछ लेना डाउट्स जो भी हैं। हम्म, तो फर्स्ट में क्या है कि थोड़ी कैलकुलेशन है ज़्यादा। आपको कहा है कि टी सेकंड्स पे उसने ए ट्रैवल कर लिया, नेक्स्ट टी सेकंड्स में उसने 2A ट्रैवल कर लिया। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, राइट? अगर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है तो इक्वेशन इसी टाइप की होगी, x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, जहाँ पे ये इसकी मेन पोजीशन होगी। तो सर आप, हाँ जी, सर ऐसा मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई? क्या चीज़? सर रेस्ट पे फिर तो मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है साइन ओमेगा टी अच्छा अच्छा प्लस अच्छा, करेक्ट करेक्ट, मैंने उल्टा लिख दिया, ये मतलब ये कॉस ओमेगा टी है। यस सर। तो ये कॉस ओमेगा टी वाला केस आएगा। तो अब एक मिनट, अब गलती हो सकती है। तो अगर ये स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है तो सी हमें पता है कि इस टाइप की मोशन होती है एसएचएम में, है ना। मतलब ध्यान रखने वाली बात यही है कि हम जो एक्स कोऑर्डिनेट लेते हैं वो यहीं से लेते हैं, राइट? तो अब उसने हमें जो पार्टिकल की इन्फो है
वो यहाँ से है, हमें नहीं पता मतलब कितना होएगा कि वही पहले उसने ए ट्रैवल किया टाउ टाइम में, फिर 2a ट्रैवल किया एंड फर्दर टाइम टाउ, राइट। तो लेट से मैं इस टाइम को जो एक्सट्रीम वाला टाइम है t इक्वल टू 0 बोल रहा हूँ बच्चों, तो मेरे कोऑर्डिनेट्स क्या हुए देखो, मुझे कैसे लिखना होगा, a माइनस ए is equal to a cos omega tau, isn't it? और दूसरी क्या बनेगी, a minus 2a is equal to a cos 2 omega tau। क्या समझ आ रहा है बच्चों? सर हम्म, सर a माइनस 3 नहीं करेंगे? हाँ हाँ 3 यस, वो टोटल था। ठीक है, बस अब तो वो cos वाली टर्म एलिमिनेट करके आंसर निकल आएगा। इसमें एक कॉमन गलती होती है कि हम लेफ्ट हैंड साइड ऐसे नहीं लिखते, हम cos वाला भी कर देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को हम भूल जाते हैं कि ऐसे लिखना है, उसमें हम सीधा a और 3a लिख देते हैं। बच्चों एसएचएम में आपने एक बात ऑब्जर्व की कि वो भर भर के डैम्पिंग वाले क्वेश्चंस आए हुए हैं, राइट। तो उसके फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए। एंड आपको याद है बच्चों, मैंने आपको एक बार रिलेट करवाया था, मतलब यहाँ पे जो डैम्पिंग वाली इक्वेशन बनती है वो किसके साथ सिमिलर है, एसी, जो एलआरसी सर्किट है और जो यहाँ डैम्पिंग की इक्वेशन है फोर्स वाली, वो बिल्कुल एक ही बात है। फिफ्थ क्वेश्चन बच्चों बिल्कुल आईआईटी टाइप क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन, बच्चों एक मिनट में आ रहा हूँ।
हाँ बच्चों, ये क्या लिखे जा रहे हो? इलेक्ट्रो इलेक्ट्रो। ये जो बच्चों क्वेश्चन है, इसमें क्या होगा, आपको रेशो दे दी, चेंज इन टाइम पीरियड पूछा है आपको। मतलब इसमें आपको क्या करना है, मतलब प्रॉपर कैलकुलस, मतलब कैलकुलस लगा के आपको वो क्वांटिटी निकालनी है। मतलब टाइम पीरियड हो गया 2π/ω, है ना। तो ये वो क्वांटिटी है। तो व्हाट यू कैन डू इज, मतलब लॉग लेके भी कर सकते हो, बिना लॉग के भी लेकर सकते हो। तो लॉग से थोड़ा इजी है कि टर्म्स उस तरह ही बन जाएंगी। मतलब यहाँ से बन गया ln t इज इक्वल टू ln ऑफ कांस्टेंट माइनस ln ओमेगा, डिफरेंशिएट dt/t इज इक्वल टू माइनस हाफ डी ओमेगा बाय ओमेगा। तो डी ओमेगा में आपको इस एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, या मतलब ओमेगा के अंदर पहले ही रूट वाली टर्म डाल दो तो डेरिवेटिव थोड़ा सा इजी हो जाएगा। और वो स्टैंडर्ड एरर वाला केस लेके उससे निकल आएगा। ठीक है, ये मतलब वही सारी क्वांटिटीज ऐड हो रही हैं। और क्या तरीका होगा शोभित? सर हम इसे सीधा नहीं कर सकते, t माइनस टी नॉट बाय टी नॉट? मतलब जैसे 2π/ω0 है, तो जो ओमेगा नॉट होगा उसमें ये जो r वाली टर्म है वो 0 होगी। क्यों आर वाली टर्म? नहीं, वो है ना डैम्पिंग हाँ कांस्टेंट। अच्छा, हाँ हाँ वो भी कर सकते हो बिल्कुल। अच्छा, okay। बिल्कुल बच्चों, हो सकता है वो मैंने ज़्यादा ही, मुझे हमेशा कैलकुलस ही दिखता है, ये आसानी से भी हो सकता है। सीधा मतलब ओमेगा को, शोभित यही कह रहे हो ना कि रूट k/m से कंपेयर करो, कि पहले ओमेगा इतना है बाद में ओमेगा डैश क्या बन गया। यस सर। यस ऑफ कोर्स, उससे भी हो जाएगा। ट्वेल्थ क्वेश्चन। सर इसमें सर मास नहीं गिवन। मास की जरूरत पड़ती है? सर फॉर्मूला में मास होता है, मतलब e⁻⁻bt/m। नहीं, वो तो आपको वैल्यू ही सीधा डैम्पिंग कांस्टेंट की निकालनी है ना। आपको तो b/m की वैल्यू ही निकालनी है, तो आपको m क्या करना है? बेसिकली तो आपको सीधा ही टाउ निकालना है। आगे बचाओ। ट्वेल्थ में देखो क्या करना है आपको,
देखो पहले एनर्जी 45 है और जो अपना वो रिलेशन होता है, और एनर्जी होती क्या है, ए स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो मतलब आपका बन गया 45 प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए नॉट स्क्वायर मतलब 45 is proportional to a naught square, 15 will be proportional to a square। तो मतलब ये आपका a बन गया a नॉट बाय रूट 3, जो कि होना चाहिए a नॉट e रेस टू पावर माइनस टाउ इंटू टी। और यहाँ t क्या है, 15 ऑसिलेशंस वाला, मतलब 15 ही हो गया। ठीक है, इससे निकल आएगा। आगे बच्चों, फोर्टीन्थ क्वेश्चन, एसएचएम कर रहे हैं। स्पीड इज ट्रेवल्ड एट द इंस्टेंट दैट इट, मतलब जब 2a बाय 3 डिस्टेंस पे जब है, तो वहां पे जो भी स्पीड थी उसको हमने 3 टाइम्स कर दिया। सिक्सटीन्थ क्वेश्चन, आपको फेस समझना पड़ेगा। जो पार्टिकल तो ए पे हुआ उसका फेस तो क्या हो गया, मतलब क्या पोजीशंस हैं देखो पार्टिकल्स की। एक पार्टिकल ऐसे है a/2 पे, एक -a/2 पे, वो ऐसे है, राइट। मतलब जो पहला पार्टिकल है उसका फेस तो π/4 हो गया, और ये जो दूसरा पार्टिकल है इसका फेस क्या हो गया, 11 π/12। इज इट? तो दोनों का बीच में फेस डिफरेंस आ गया, इससे अब आप निकाल लोगे कि ये कब मीट करेंगे। सर सर जो हमने जैसे इस साल फेजर सीखा, उसको हम एसएचएम में कहाँ यूज कर सकते हैं? एसएचएम में वही यूज होगा जब आप सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम का, ये जैसे ये वाले क्वेश्चन इस टाइप के हैं, इसमें नहीं यूज कर सकते हम कहीं पे? कोई फायदा नहीं होगा। मतलब फाइनली तो इसमें आपको करना तो वही पड़ेगा ना, कि मतलब ये विजुलाइज ही करना पड़ेगा। तो मतलब फेजर का यहाँ कोई बेनिफिट नहीं हो रहा था। मतलब सिर्फ उतना कि हम सीधा ही कह सकते हैं कि 2 पाई बाय फेज डिफरेंस वाला टाइम आएगा,
उधर से कह दो कि हाँ जी जब दोनों फेजर्स कोइंसाइड कर गए। अब बहुत ज्यादा कोई खास नहीं निकल के आएगा। ट्वेंटी फर्स्ट जो है बिल्कुल सेम जो हमने अभी किया था वही चीज। यहाँ पे आपको m दे दिया, b दे दिया, k दे दिया। मतलब अगर एनर्जी को हाफ होना है तो मतलब एम्पलीट्यूड को 1/√2 टाइम्स होना है, वो यूज होगा, राइट। हाँ बच्चों, एनीथिंग एल्स? सर 19-20 में आए हैं सर क्वेश्चन स्टैंपिंग पे। मुझे याद नहीं। मतलब कुछ ना कुछ तो 100% आया है, मुझे इतना तो याद है। मतलब ये नहीं याद कि मतलब सारी वो आए हैं या क्या है। आए तो पक्का है, तो मुझे 19 का तो पक्का याद है। हाँ शोभित, वर्क वाली शीट में क्या है? इसी में सर जो नहीं जो एडवांस वाली थी उसमें जो हमने वो नहीं किया था क्वेश्चन जिसमें मैक्सिमम हाइट पे जाके वो कोलाइड करता है, फिर वो जब हमने v = 0 और t = 0 में वो हो रहा था। सर उसमें जैसे पहले सर्कुलर मोशन होएगा, फिर हमने बोला कि v = 0 तो होएगा ही नहीं उसमें कभी। मतलब अगर स्लैक भी कर गया तो भी वो कुछ नॉन जीरो वेलोसिटी से ही जाएगा, तो हम v = 0 तो कभी भी नहीं कर सकते। मतलब वो शायद ये कहना चाह रहे होंगे उसमें कि रॉड वगैरह है, स्ट्रिंग नहीं है। नहीं, आंसर t = 0 के हिसाब से दिया था उन्होंने। नहीं, आंसर v = 0 के हिसाब से दिया था। नहीं सर, आंसर 37 डिग्री था आंसर। हाँ और हमने 30 कर दिया था करेक्शन के बाद जब हमने v = 0 बोला था। सर उल्टा नहीं कह रहे कि मतलब पहले 30 था हाँ आंसर के बाद 37 हुआ था। हाँ, उल्टा हुआ था। अच्छा हाँ जी सर, उल्टा हुआ था, हाँ जी। और मतलब एक केस में तो निकल ही नहीं रहा था आंसर, मतलब वो तो 30 तो जो आप कह रहे हो अप्रॉक्स आ रहा था। मतलब थर्ड पॉइंट पे था, अप्रोक्स थर्ड। मतलब वह ठीक है, उसमें कुछ ऐसे मत सोचो। बस सीधी बात है कि जो क्वेश्चन में जो क्लियर, ऑब्वियसली मैंने बताई था आपको कि सेंस तो v0 की बनती है ना। हाँ मतलब ये कह लो कि अगर रिजिड रॉड है और तो दिया हुआ है तो ठीक है, तो एंगल 37 बनेगा, है ना। अदरवाइज तो v = 0 की कैसे सेंस बनेगी कि जैसे मतलब सर्कुलर अगर मोशन। t0 हो गया फिर उसके आगे भी वो आगे जाएगा ना नॉन सर्कुलर हाँ जी, पार्ट में, हाँ जी, हाँ जी। फिर हमें तो वो भी कंसिडर करना पड़ेगा। यस सर, तो मैक्सिमम हाइट पे भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो होगी उसकी, हाँ हॉरिजॉन्टल होएगी। तो v0 हाँ कैसे। मतलब v0 नहीं, मेरा मतलब कि मतलब जिससे कि सर्कुलर पाथ छोड़ के वो जो भी हाईएस्ट पॉइंट पे गया फिर उस तरह लेना पड़ेगा। तो v0 तो गलत है। v0 तो बनेगा ही नहीं। हाँ अच्छा ओके सर। v0 सिर्फ तब बन सकता है अगर हम रिजिड रॉड माने। हाँ जी। चलो ठीक है बच्चों, ओके नेक्स्ट टाइम फिर इसकी एडवांस वाली शीट करते हैं डिस्कस। एडवांस वाली में तो डैम्पिंग वगैरह वाला कुछ नहीं है, उसमें तो सीधा मैकेनिक्स बेस्ड ही होंगे क्वेश्चंस, राइट। चलो ओके, बाय बच्चों।